कुमार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लास हो नहीं पा रही है कॉलेज में, आपकी किसी भी कॉलेज में क्लास नहीं हो पा रही, तो हम आप प्रयास कर रहे हैं कि आप तक ये वीडियो पहुंचाएं सारे। ठीक है, तो हम आज का हमारा टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये पढ़ेंगे आज हम वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम बात करें वर्क यानी कार्य। पहली बात कि कार्य क्या होता है। कार्य, अगर हम बात करें कार्य की, कार्य होता है किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर हम अगर बल लगाते हैं तो बल द्वारा वस्तु क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। विस्थापित यानी कि वो अपनी फर्स्ट और लास्ट जो पोजीशन है उसमें चेंज आता है, उसी को हम कहते हैं विस्थापन। तो अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है। तो यह विस्थापन और बल का गुणनफल आपका कार्य होता है। जैसे मैंने कहा कि ये बॉक्स रखा हुआ है एक, इस बॉक्स को मैंने यहां से फोर्स अप्लाई किया। क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। अब ये फोर्स अप्लाई किया, ये यहां था और ये अब यहां पे पहुंच गया। पहली स्थिति में था जब हमने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये कहां पे चला गया, 2 पे। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे विस्थापन। इसको आप लिखते हैं एस से, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि विस्थापन। तो हम कह सकते हैं कि कार्य जो होता है बल गुना विस्थापन होता है। जब, वापस सुने, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु का विस्थापन हो जाता है। वह विस्थापन और वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य को लिख सकते हैं बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। अगर हम सिंपली बात करें इसका, फिर आगे यूनिट की बात करें, हम यूनिट देखते हैं। आपको पता है बल, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, W बराबर F इंटू एस। ठीक है, ये कब है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल, यानी कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही अब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर जिधर फोर्स लगाए हैं आप उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपको ये इक्वेशन काम आएगी। ठीक है, अगर हमें बात करना है, जैसे ही मैंने कहा, जैसे ये है नंबर 1। नंबर 2 की बात करें हम, अगर ये वस्तु है, ठीक है, यहां से भाई यहां पे है, ये है सरफेस, मैंने बल लगाया और ये ऐसे बल लगाया मैंने, ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है यहां से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो एंगल बनेगा एक थीटा, एंगल क्या होगा, थीटा, एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो यहां पे हमारी जो ये होगी W बराबर एफ एस कोस थीटा, ये थीटा यहां से आया है, एफ इंटू एच कोस थीटा। ठीक है, कब, जब हमारे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी एंगल, जब हमारा
फोर्स यानी कि बल और विस्थापन किसी एंगल पर है, तो हमारे पास कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला है F इंटू एस कोस थीटा। F यानी कि फोर्स, S यानी कि डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा, थीटा का मान आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपका, एक बात आपको नोट रख, आपका जो कार्य होता है, कार्य आपका पॉजिटिव हो सकता है, आपका नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कार्य आपका जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात करें प्लस की, या पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स यानी बल तथा विस्थापन क्या हो, समानांतर। जब जिधर बल लग रहा है उधर विस्थापन हो रहा है तो प्लस होगा। नेगेटिव कब होगा, बल तथा विस्थापन आपका क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में हो। यानी कि आप बल लगा रहे हैं, यानी कि आपने बल लगाया इधर, ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, ये जो होता है आपका, इस केस में आपका क्या होगा, कार्य होगा नेगेटिव। ठीक है, आगे हम बात करें जीरो कब होगा। जीरो होगा कब, जब आपका बल तथा विस्थापन आप क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि वो किस पर हो, 90 डिग्री पर, ऐसे हो। अगर आपके बल और विस्थापन परपेंडिकुलर हैं तो जीरो होगा कार्य का मान, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में है, कार्य का मान नेगेटिव होगा, बल तथा विस्थापन समांतर है तो कार्य का मान क्या होगा, पॉजिटिव। ये होता है क्यों, देखो, क्योंकि cos थीटा जो है, अगर ये आपका होगा समांतर है तो यानी कि फोर्स भी ऐसे है और बल भी, फोर्स भी ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है, तो इस केस में क्या होगा, आपका एंगल क्या होगा, जीरो। एंगल जीरो होने की वजह से आपको पता है cos थीटा जो होता है, cos जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम माइनस कब आएगा, माइनस तब आएगा जब फोर्स और ये वाली यहां देखें आप, तो माइनस आएगा कब, कि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, विपरीत हो, यानी फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर होगा तो क्या होगा, कि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 होगा, और cos 180 का मान जो होता है वो होता है नेगेटिव में। ठीक है, अगर हम बात करें इस, ये जीरो कब होगा, अगर आपका जैसे यहां पर मैंने बल लगाया पर ये आप क्या है, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, यहां, ऐसा होने पर आपका एंगल जो होगा थीटा कितना हो जाएगा, 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0, cos 90 का मान 0। तो इस तरह से बल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, आज हम बात करें इकाई की, आप इकाई नहीं देखेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं यूनिट की। आपको पता है F बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस, F इंटू एस। आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है आपका न्यूटन, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी है एक तरह से, मैंने आपको पता है दूरी का क्या होगा, मीटर। ठीक है, हम बात करें किसकी, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में आपका कार्य जो होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है, और मैंने आपको बताया है न्यूटन इंटू मीटर क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूटन इंटू मीटर, किसमें, एसआई में। अगर हम बात करें सीजीएस में, आपको पता है अगर हम बात करें सीजीएस में, तो सीजीएस में फोर्स जो होता है, सीजीएस में क्या होता है, फोर्स जो होता है, बल होता है आपका होता है डाइन में, और एस विस्थापन जो हो किसमें, सेंटीमीटर में, डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन इंटू सेंटीमीटर जो है इसको आप बोलते हैं अर्ग, इसको बोलते हैं आप अर्ग। ठीक है, इसको आप बोलते हैं अर्ग। अगर हम बात करें एमजीएस में, किससे बात करें,
एम केस में। तो हम एम केस में जो होता है केजी इंटू मीटर होगा, फोर्स आपकी केजी में, फोर्स होगा आपका केजी इंटू मीटर। ये चीज आपको ध्यान रखना, तीनों चीजें इसमें एम केस में ये इसको बोलते हैं आप अर्ग, एसआई में होता है न्यूटन इंटू मीटर, इसको बोलते हैं आप जूल। ओके, नेक्स्ट आपका है, आपको बहुत बार मैंने लिखवाया फिर मैं बता रहा हूं, डाइन इंटू सेंटीमीटर बोलते हैं अर्ग। एक जूल जो होता है, एक जूल जो होता है, ध्यान रखें, 10⁻7 अर्ग होता है। एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, आप याद रखेंगे। आपको ये भी मैं लिखवाया है कि 1 kg इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। अगर हम बात करें इसको हम बात करें तो आप इसको चेंज कर सकते हो न्यूटन में, किसमें, न्यूटन में। तो आप इसको यहां से लिख सकते हो 9.8 की क्या आ गया 9.8 न्यूटन इंटू मीटर। पता है आपको, नहीं इसको बोलते हैं जूल, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 9.8 जूल। ओके, नेक्स्ट है आपका इसका हो गया इकाई। ठीक है, आपको याद रखना क्या है, कार्य, बल गुना विस्थापन, लिखते हैं आपको F इंटू एस। ठीक है, अगर आपके पास थीटा है, एंगल बन रहा है इसमें, बल में और विस्थापन में, तो आप लिखेंगे F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसके सिंपल बात किया था न्यूटन, इसके इकाइयों के ये सारे आपको बता दिया है। आपको याद रखना है, और कार्य होता है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, फिर सुन ले आप एक बार और, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके स्थिति में परिवर्तन आता है, जिसको आप बोलते हैं विस्थापन। उस विस्थापन और उस वस्तु पर आरोपित बल का गुणनफल ही आपका कार्य होता है। कार्य का सिंपल यूनिट होता है जूल। ठीक है, ऐसे ही इसको बोलते हैं। अब जूल कैसे आया ये आपको सब बताया है। जूल के बाद आपका सीजीएस में क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है, सब बताया है। आर्क होता है, जो भी है सब बताया है। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, नेगेटिव कब होगा, आपको सब बता दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। वैसे भी मैंने आपको इसका पीडीएफ दे दिया है, तो जब भी आप मिलें, जब जैसे कॉन्टेक्ट में रहें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हैं। ओके, इनकी जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपको हम सोल्व कराएंगे, लेकिन आप पहले इसका थ्योरी पार्ट पढ़ो। ओके, नेक्स्ट आपका है शक्ति। शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। यानी कि हम कार्य किस रेट से कर रहे हैं वो हमारी क्या है, शक्ति है। जितना हमारे पास शक्ति है हम कार्य उसी रेट से करेंगे। ठीक है, तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगर हम शक्ति को लिखते किससे हैं, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो शक्ति जो होता है आपका, मैंने जब बहुत बार बताया, जब भी आपको दर की बात आ रही है, दर की बात आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उसमें T का भाग देंगे। दर की जैसी बात आएगी आप T का भाग देंगे। दर हमेशा भाग बताता है कि वो भाग में है, ठीक है, डिवाइड में है। आगे चले, आप P से प्रदर्शित कर दिया, आपको इसका डेफिनेशन हो गया। इसका हम P बराबर लिखें, शक्ति बराबर जो होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ओके, शक्ति बराबर कार्य इंटू कार्य बटे समय। शक्ति को लिखते हैं आप P से, P बराबर कार्य होता है W और समय होता है आपका T। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी इकाई की। आपको ये पता है W क्या होता है, W आपको होता है F इंटू एस बराबर W, आपको लिखवाया हुआ है अभी।
टी आपका क्या है, टी आपका है टाइम इन सेकेंड, ठीक है। और आपका कार्य वर्क आपको पता है जूल में होगा। तो हम अगर इसकी बात करें यूनिट की, आपको पता है कार्य जो होता है किस में होता है, जूल में होता है। टी किस में होता है, समय, सेकंड में होता है। तो बात करें यूनिट की सिंपली, तो जूल बटे सेकंड है, जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। जूल पर सेकंड होता है आपका वाट, जैसे ही आपको जूल पर सेकंड बोलते हैं आप वाट से, ठीक है। आपको याद रखना क्या है, एक तो ये, ठीक है, ये, और आपको ये। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे ये होता है कार्य, ये शक्ति मतलब जो होता है इकाई होता है आपका वाट में, ठीक है। अब आपको जो ये होता है यूनिट जो होता है, सॉरी पावर, पावर आपको ये तो क्या, वाट आपका छोटा टर्म है, वाट आपका छोटा टर्म है, आपको ये एक बड़े रूप में मिल सकता है जिस जो होता है आपका 1 kWh, यानी कि kh किलो वाट और आवर, 1 kWh यानी 1 किलो वाट घंटा। ये आपकी क्या है, एक बड़ी यूनिट है शक्ति की, ठीक है, बड़ी यूनिट है आपकी किसकी, शक्ति की। तो हम इसको बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 रहेगा, आपको पता है केजी कितना 10⁻³ होता है, ओके। वाट तो रहने दो, वाट। एच आपको क्या होता है, आवर। मैंने कहा आपको टाइम किस लेना है, सेकंड में लेना है, तो आप सेकंड में लेंगे तो आपको पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, इन दोनों गुना कर देंगे तो 1 सेकंड मतलब क्या आ जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 1 घंटे को मिनट में बदला 60 से गुना किया, मिनट को फिर सेकंड से बदला फिर 60 से गुना किया, ठीक है। तो 6 छंग कितना आ गया, 36, डबल जीरो हो गई और 3 जीरो इसकी, 1 2 3, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 6 इंटू 10 डेज, 1 2 3 4 5, ये 36 इंटू 10 डेज 5। अगर हम इसको और लिखना चाहें 3.6 10 डेज 6, यानी पॉइंट आपका इधर आ गया और आपकी जीरो वैल्यू बढ़ गई। तो आपको मैंने लिखवाया है कि 10⁻6 जो होता है क्या होता है, मेगा होता है। आप याद करें चैप्टर नंबर फर्स्ट में 10 की पावर क्या होता है, 6 क्लास में तो मेगा होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 6.6 इंटू 6.6 मेगा वाट। ध्यान रखना है आपको 6.6 मेगा वाट। 1 kWh में 3.6 मेगावाट होता है। यहां नहीं पूछे तो आप ये बोल सकते हो कि आप यहां से इसको ये भी लिख सकते हो कि 1000 वाट हावर, 1000 वाट हावर होता है, ओके। इसके बाद एक और इसकी आती है आपके पास एचपी। एचपी हो रहा है, इसको बोलते हैं फोर्स पावर यानी कि अश्वशक्ति। एक एचपी जो होता है आपको जो होता है 746 वाट, कितना होता है 746 वाट, किस में होता है, एक शक्ति के बराबर में। तो आप फिर से सुने वापस से, आपको हम बात करें पावर, डूइंग रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। इसको पीछे प्रदर्शित करते हैं, शक्ति होता है कार्य बटे समय टी, ठीक है। पी आपका होता है डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू आपको पता है एफ इंटू एस, एफ यानी फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, वर्क हो गया, ओके। अब जूल किस में होगा, जूल क्या आपका वर्क का यूनिट जूल, टी किसका है, समय का, ठीक है। और समय आप किसको लेना है, सेकंड में। उसके बाद एक अगली यूनिट आती है आपकी केडब्ल्यूएच, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो किलोवाट को आपने सॉल्व किया तो आप ये भी लिख सकते हैं 36 गुना 10⁻5 वाट
1.6 मेगावाट। ओके, नेक्स्ट आपका है, अब आप ये देखें कि एक एचपी होता क्या है, एक एचपी होता क्या है। यानी कि बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन क्या होता है आपका, कार्य। अगर ये हम समय यहां ले रहे, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका जो है पी है, क्या है पी, यानी कि इसको आप बोलते हो डब्ल्यू, कार्य यानी कि वर्क, और ये आपका क्या है, समय। यही तो आपका क्या है, शक्ति है ना। तो बल गुना विस्थापन बटे समय, ये तो आपने पढ़ा है। अगर ये समय हम किस ले लें, मिनट में ले लें, और इसको इंटू कर दे कितने से, 4500 से, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू जो आएगी, ये किसमें आएगी, एचपी में आएगी। किसमें आएगी, एचपी में। अगर हमें समय सेकंड में लेना है तो आपका जो इसका यूनिट आएगा वो किसमें आएगा, वाट में। अगर हमें यूनिट लेना है एचपी में तो आपको समय लेना होगा मिनट में, और आपको डिवाइड भी करना होगा कितने से, 4500 से। ओके, फिर सुने, अगर आपको वाट में लेना है, किसमें लेना है, वाट में, तो आपको वर्क लेना है, ठीक है, जूल में, जो यहां भी लिया हुआ है, और समय जो है आपको यहां लेना है किसमें, सेकंड में। जब सेकंड में लेंगे आप समय तो वाट में आएगा, मिनट में लेना है तो आप क्या आएगा, एचपी, और एक और आपको ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। तो एक ही इसमें और हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप नोट डाल के लिख रहे हैं, चाहे मैं लिखा हुआ है, ए के डब्ल्यू जो होता है, इसको आप बोलते हैं BOTU, BOTU, BOTU। अब याद रखें, ये भी आपकी क्या होती है, यूनिट होती है। ये होती है क्या, डोमेस्टिक, जो होती है KWH आपकी क्या होती है, आपकी जो है घरेलू ऊर्जा होती है, इसी में आप, ये आपकी काम आती है KWH, ठीक है। जो आपकी मीटरों में रीडिंग होती है, जिसको आप रीडिंग ले कहते हैं, वो होती है आपकी KWH में। घरों में जो हमारे बिजली के मीटर लगे हैं वो आपके KWH में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इंजन की अश्वशक्ति की, 1 HP, ठीक है, 1 HP किसकी, इंजन की 1 HP। तो ये होता है आपका PLAN अपॉन PLAN अपॉन 4500, ठीक है, 4500। तो P पता है, P होता है आपका प्रेशर, P प्रेशर, L लेंथ, A एरिया, N होता है आपका नंबर ऑफ टर्न, RPM में जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ चक्र, ठीक है। अगर हम बात करें ये, अगर आपको लेना है किसमें, FPS में, ये तो है आप किसमें, MKS में, और ये है आपका FPS। इसको बोलते हैं आप मैट्रिक्स प्रणाली, इसको बोलते हैं आप वेटेज प्रणाली, ठीक है। तो आप देखें, P आपका है प्रेशर इन सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि अब जो अंदर होता है, अंदर को बोलते हैं 4 स्ट्रोक है, 3 स्ट्रोक है, वो इंजन का प्रेशर, ठीक है। L आता है आपका लेंथ, ये वाला। A आपका आता है एरिया, और आपका N आता है चक्र, RPM में। RPM में आप क्या आएगा, चक्र आएगा। ओके, तो आप ये चीज याद रखिए, अगर आपको एचपी चाहिए एमपीएस में तो आप ये करके ये करेंगे, अगर आप एफपीएस चाहिए तो आप इसमें डिवाइड करेंगे कितने का, 36,000 का। ओके, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है आपके पास
ब्रेक इसी में का अगला टॉपिक है आपका ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर इसको बोलते हैं आप। यानी कि अगर हम बात करें ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, अगर हम किसी इंजन में या किसी मशीन को जो आप आउटपुट दे इनपुट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो आपको आउटपुट में एडिटिव नहीं मिलेगा, उसमें आप कुछ लॉस होंगे, आपके क्या होंगे, कुछ लॉस होंगे। यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर ये है, अगर आपको किसी इंजन को शक्ति दिया गया है तो उसमें कुछ लॉस होंगे, तो लॉस होने के बाद जो आपकी एनर्जी बचेगी, जो आपने दी है शक्ति, लॉस होने के बाद जो बचेगी उसको आप बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। इसको लिखते हैं BHP, BHP। यानी कि किसी इंजन को दी गई शक्ति आपके पूर्ण रूप से कार्य में नहीं आती है, उसमें कुछ लॉस हो जाते हैं जैसे फ्रिक्शंस की वजह से, तो उस लॉस होने के बाद जो आपकी शक्ति बचेगी उसको आप बोलते हैं BHP। ठीक है, तो आप BHP को क्या कह सकते हैं, BHP को हम कह सकते हैं, BHP जो होता है आपका, ये होता है आपका IHP माइनस FHP, ये होता है आपका IHP यानी कि इंडिकेट हॉर्स पावर, जो आपने दिया है, ये तो आपकी टोटल है, इसको हम कह सकते हैं टोटल, ये आपने इनको दिया है टोटल, और ये फ्रिक्शन FPH यानी फ्रिक्शन हॉर्स पावर, ये आपका लॉस है। यानी कि जितना आपने दिया है उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, फ्रिक्शन वाला, घर्षण वाला माइनस कर दिया आपने, तो आप क्या बच जाएगा, BHP बच जाएगा। ठीक है, ओके। आगे आपका टॉपिक है इंजन की दक्षता। मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी यानी कि यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता। ओके, तो हम मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो होता क्या है, ये आपका अनुपात होता है, आपका अनुपात होता है, आपने BHP यानी BHP आपका क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर, जो आपके लॉस होने के बाद में आपको जो बचा है। ठीक है, उसके बाद आपके आता है IHP, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसको आप बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता। इसको मैं लिखता हूं ME से, इसको इस लिखते हैं ME से, मैकेनिकल एफिशिएंसी यांत्रिक दक्षता, जिसको लिखते हैं BHP अपॉन IHP। इसको मैं लिख सकता हूं एक और टर्म में, BHP होता है आपका आउटपुट, मान लो इसको आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट जब बोले ना, BHP और IHP का रेशियो होता है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी, जितना आपने दिया है कितना आपको मिला, उन दोनों का अनुपात जो होता है आपका होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, इसको हम है ना हमेशा इसको आप हमेशा किसमें शो करेंगे, परसेंटेज में, इसको आप हमेशा परसेंटेज में शो करेंगे। जब मैंने आपको बताया अगर आपको किसी भी चीज को परसेंटेज में शो करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करते कितने से, 100 से, तो ये आपको किसमें हो गया, परसेंटेज में। मैकेनिकल एफिशिएंसी को आपको परसेंटेज में ही शो करना है। और एक याद रखना, एक बात नोट लगा के लिख लें आप, चाहे मैं लिखा हुआ है नोट में से, कि आपकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होगा वो कभी भी बराबर नहीं हो किसके, एक के, या हम कह सकते हैं कि 100%। किसी भी इंजन की, किसी भी मशीन की यांत्रिक दक्षता 100% नहीं हो सकती। ठीक है, ये अलग किसी से एक्सेप्शन केस में हो भी जाता है, ये जिसको आप बोलते हैं अपवाद में ये हो जाता है, इसका गलत। ठीक है, तो वैसे आप याद रखेंगे
ये आपको सब कुछ बताया है, और कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं आपके पास। बस आप पढ़ें, हमारा मकसद आप पढ़ें, आप पढ़ाई ओके ना। जैसे आप बार बार ये चीज बोल देंगे एग्जाम कब होंगे सर, एग्जाम कब होंगे। हमने आपको बहुत बार बोला जब भी आपके एग्जाम वगैरह कोई डेट आएगी, कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन होगी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहें, और लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन में पालन करें और सुरक्षित रहें, ओके। आगे आपकी लास्ट टॉपिक बच रहा है इसका, आपको वर्क पढ़ लिया, शक्ति हो गया, लास्ट है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है? शक्ति और ऊर्जा में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है। कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। लेकिन कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता होती है आपकी ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता, या कह सकते हैं डूइंग कैपेसिटी और डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं आप क्या? ऊर्जा। और हमने पहले अभी पढ़ा था कार्य करने की दर क्या कहते हैं? शक्ति, ओके। तो हमने ये पढ़ा है कि हम कार्य किस, यानी कि हमारे पास एनर्जी, जितना एनर्जी लेवल हमारे पास ज्यादा होगा हम उतनी अधिक कार्य कर पाएंगे, ठीक है। जितनी जितनी हमारी एनर्जी कम होगी हम कार्य उसी तरह से कम करेंगे। एनर्जी ज्यादा है तो कार्य अधिक होगा, एनर्जी कम है तो कार्य कम होगा, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता कहते हैं आप ऊर्जा, डूइंग कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। आपको पता है ऊर्जा, आपको याद रखें आप ऊर्जा कोई सी भी हो, कैसी भी ऊर्जा हो आपकी, आपका यूनिट जो होगा उसका हमेशा इकाई होगा ऊर्जा, सॉरी जूल। क्या होगा? यूनिट होगा आपका जूल, ओके। जूल होगा, चाहे आप इसकी फिर हम आगे पढ़ेंगे। ऊर्जा जो होती है आपका, यानी कि एनर्जी, आपको टू टाइप्स में होती है, ठीक है। तो पहला टाइप, और पहला आपको जिसको बोलते हैं आप गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं काइनेटिक। नंबर 2 पे है आपके स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये पढ़ेंगे, इनका भी देखो, ऊर्जा होती है आप इसे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का जूल इकाई होगा आपका, जूल जो होगा आपका इकाई होगा, ओके। ऊर्जा आपकी दो टाइप की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब ये हम पढ़ेंगे गतिज क्या होती है और स्थितिज क्या होती है, ठीक है। तो हम पहले बात कर रहे हैं आपके गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक, आप लिख सकते हैं शॉर्ट में के ई, ओके। तो देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर कोई वस्तु गतिशील है या गतिमान है, तो उसमें जो एनर्जी होगी, जो उसमें ऊर्जा विद्यमान होगी, उसको आप बोलेंगे गतिज ऊर्जा। के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी गतिशील या गतिमान वस्तु में विद्यमान रहती है उसका आप बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ओके। आप इसका जो फॉर्मूला है लिख सकते हैं 1/2mv², ठीक है। m आपको होगा मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, और v आपको होगा वेलोसिटी, यानी कि वेग, ठीक है। द्रव्यमान और वेग हो गया आपका, इसको आप बोलते हैं
काइनेटिक एनर्जी, आप इसकी भी यूनिट की बात करें तो ये होता है जूल। ठीक है, तो आपको पूछा क्या जाता है, आप वो सुने, आपको पूछा जाएगा इसमें से एक चीज तो ये पूछी जाएगी, नंबर 2 ये चीज पूछ जाएगी, नंबर 3 जो इसके एग्जाम्पल है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला हम बात करें बंदूक से दागी गई गोली, जो बंदूक से गोली दागेंगे तो उस गोली में जो एनर्जी होगी उसको आप बोलेंगे कौन सी एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। नंबर 2 तीर कमान से निकला हुआ, ऐसा नहीं, धनुष से निकला हुआ तीर, यानी कि आप धनुष होता है उस धनुष में से जो आप तीर को खींच के छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद जो इसको स्टिंग होती है उसको छोड़ने के बाद जो उसमें ऊर्जा होगी उसको बोल देंगे आप किसमें, गतिज ऊर्जा में। अगर आपने उसको खींच के ऐसे रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है तो वो आएगा आपके इसमें स्थितिज ऊर्जा में, हम आगे लिखेंगे। लेकिन अब उसको हमारे धनुष से निकल गया है, निकलने के बाद उसमें एनर्जी होगी, वो होगी आप कौन सी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी आपकी बंदूक से दागी गई गोली में, इसमें आप लिख सकते हैं बहते हुए जल में, हवा में, इन सभी में आपकी आवश्यकता आपके होते हैं। ये आपको याद रखने में, जो बंदूक से दागी गई गोली, धनुष से निकला हुआ तीर, बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, इन सब में आपकी होती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट आपका है, देखो अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको लिखना चाहें किसमें, मोमेंट की टर्म में, मोमेंट की अगर इसको हम टर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये होता है कि आप 1/2 यहां से करेंगे 1/2 mv²। आपको पता क्या है, आपको पता है कि p जो होता है मोमेंट बराबर होता है m इंटू वी। क्या होता है, m इंटू वी। तो देखो क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे v का पावर 2 है, यहाँ पे 1m है। अगर यहाँ पे हम एक m और ले लें तो ये m² v² बन जाएगा, m² बन जाएगा। तो हमारे पास जब ये बन जाएगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं, p² कह सकते हैं। ठीक, कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, p²। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा अगर कुछ केस आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो चीज हमें जरूरत है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, एक बार मल्टीप्लाई कर दो और एक बार डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं वही किया है, ये रहा, एक बार m से डिवाइड कर दिया, एक बार m से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना, आप सभी काट दिए, यहाँ से काट दिया। ठीक है, आप ऐसे कुछ ना करें, जो आप लिखा है ऐसे लिखें, तो 1/2 m, ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये v² अपॉन m। ठीक है,